आज हम डिस्कस करेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। नाउ इससे पहले कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था अबाउट द साइन ऑफ वर्क, सो वो मैं क्लियर कर दूं। और वो डाउट क्या था कि जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया था तो एक इक्वेशन डिराइव की थी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, जबकि कुछ बुक्स में दे रखा है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो वो क्या रीजन है डिफरेंट साइन का डब्ल्यू का। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप जस्ट इमेजिन करिए कि अगर मान लीजिए एक सिलेंडर है जिसके अंदर गैस एनक्लोज है और देयर इज ए पिस्टन जो इससे अटैच्ड है एक ब्लॉक के साथ में, और सपोज अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो आप देखेंगे कि द गैस विल एक्सपांड एंड गैस विल एक्सपांड, दैट मीन्स द वर्क विल बी डन बाय द गैस, और वो हमें पता है कि वर्क विल बी इक्वल टू द P डेल्टा V, और दैट वर्क विल बी डन एट द एक्सपेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी। नाउ अदर साइड अगर जब ये पिस्टन एक्सपांड होता है मान लीजिए डेल्टा x से, सो जो ये ब्लॉक इससे अटैच्ड है उसके ऊपर देयर इज अ फोर्स विच इज गिवन बाय दिस P into A will be the P is the pressure in the A is the area of the piston, so there will be a force acting on this block and this will accelerate, or the work done by this will be equal to force into the distance moved delta x. तो अब हम क्या देख रहे हैं कि there are two work, one is the work which we have referred here and another is the work which we have referred here, that is the work done by the environment. Now अब आप कौन से वर्क को रेफर करते हैं इस इक्वेशन में, वो डिफरेंस करता है साइन का। फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्क रेफर करता हूँ कि जो इसके अंदर है सिस्टम के ऊपर, दैट मीन्स द वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड देयर इज अ वर्क डन बाय द सिस्टम। नाउ आप देखेंगे कि ये जो W है, जो वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द एनवायरनमेंट, दे आर रेफरिंग टू द सेम वर्क। और अगर मैं इसके वर्क में अगर मैं एनवायरनमेंट के वर्क को ऐड कर दूं तो नेटवर्क विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ओके, सो क्वेश्चन सिर्फ फर्क यही है कि हम इस वर्क को रेफर करते हैं वर्क का मतलब, या इस वर्क को रेफर करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर मैं इस वर्क को रेफर करता हूं तो आपको याद होगा कि जब हमने मैकेनिक्स पढ़ा था तो हमारा साइन कन्वेंशन वर्क का क्या था कि अगर तो वर्क इज एडिंग एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट तो हम उसको वर्क को लेते थे पॉजिटिव, और अगर द सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है तो हम उसको लेते थे नेगेटिव। नाउ इस केस में देखिए जब सिलेंडर इज एक्सपांडिंग तो दैट मीन्स इट इज एट द एक्सपेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, दैट मीन्स उसकी एनर्जी कम हो रही है। सो दैट इज वाई इन दिस व्हेन यू कंसिडर दिस एज अ वर्क डन ऑन द सिस्टम एज ए वर्क, तो आप देखेंगे कि जब वो एक्सपांड हो रहा है तो एनर्जी कम हो रही है एंड साइन विल बी माइनस। और जब मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ दैट मीन्स व्हेन अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूँ तो उसमें क्या होगा, उसकी एनर्जी बढ़ रही है एंड इन दैट केस द वर्क विल बी पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन ताकि दोनों का मैकेनिक्स का एंड दिस थर्मल में सेम रहे, सो द सेम विल अप्लाई हियर। सो एंड दैट इज व्हाट दे हैव टेकन अ वर्क हियर। तो अगर मैंने देखिए यहाँ लिखा है द W इज डिफाइंड एज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। जबकि हमने जब थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ, तो उसके अंदर हमने क्या लिया था कि वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द एनवायरनमेंट वाज टेकन एज ए वर्क। वो इसलिए क्योंकि जनरली हमारा थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या गैस के ऊपर स्टडी करते हैं और हमारा मेन एम क्या होता है कि हम गैस की इंटरनल एनर्जी को कितना वर्क में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। सो वी आर मेनली फोकसिंग ऑन दिस साइड ऑफ वर्क। सो इसलिए हमने वहाँ पे क्या लिया था कि वर्क डन बाय द गैस was taken at positive, because आप देखेंगे कि work done by the gas will increase the energy of this environment, so that will be the positive, and if I do work on the gas that will be taken as a negative. So यही हमने यहाँ लिखा है कि हमने जो लिया था वो क्या था, W is defined as the work done by the system on the environment, whereas in this equation the work is defined as the work done on the system. और अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट इक्वेशन लिखना है इस वाली इक्वेशन का, दैट मीन्स इट विल बी द डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू एनवायरनमेंट। जो मीनिंग इसका डब्ल्यू एनवायरनमेंट का क्या है, विच इज द वी हैव टेकन हियर। सो दैट्स ओनली डिफरेंस। सो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से साइड को वर्क कंसिडर कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली साइन विल बी देयर। आई होप इससे आपको वर्क के बारे में भी क्लियर हुआ होगा और साइन के बारे में भी क्लियर हुआ होगा। नाउ कमिंग टू दिस आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो मतलब इट्स अ कांस्टेंट
bar मतलब the pressure, so it is a constant pressure process is called your isobaric process. जैसे ये मैंने लिखा है process in which pressure is kept constant is called the isobaric process, that means delta P is equal to 0. Now कैसे pressure constant होता है? Just आप सोचिए कि ये एक सिलेंडर है और इसके अंदर मासलेस पिस्टन है, देयर इज अ गैस एनक्लोज इन दिस, और मान लीजिए ये मैंने एक मास रख रखा है m ऑन द पिस्टन, तो जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, दैट मीन रेस्ट में है, तो दैट मीन्स जो फोर्स गैस इसके ऊपर लगा रही है पिस्टन पे, विच विल बी फ्रॉम द टॉप से क्या लग रहा है, विल बी द फोर्स ड्यू टू दिस वेट एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, सो दीज टू आर इक्वल एंड द पिस्टन इज इन स्टैटिक पोजीशन. So that means I have written here pressure will be equal to the P due to the atmosphere plus mg is the mass divided by the area of the piston will give the pressure due to the piston. So this has to be constant in a isobaric process. Now इसको ये कैसे constant होगा? Now मान लीजिए the gas is expanding, that means it is doing a work on the piston और इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V final. If I plot it on a PV diagram, आप देखेंगे PV diagram कैसा रहेगा, it will be a line which is parallel to the volume. Now हमें पता है कि the work done on the PV diagram will be equal to the area under the PV diagram and the volume axis. So the work done will be equal to the P into delta V. So this is the work done by the gas will be P into delta V. और अगर मैं इस वर्क डन को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर निकालना चाहूँ तो आई विल यूज़ द आइडियल गैस इक्वेशन विच इज़ पी वी इक्वल टू एन आर टी, और वर्क मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी. सो दैट मीन्स इफ आई इंटीग्रेट, इफ आई अप्लाई द डेल्टा ऑन बोथ द साइड, देन व्हाट डू आई गेट, पी डेल्टा वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी. इसको मैं और ढंग से भी ऐसे भी कर सकता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ दिखाया, मान लीजिए सिस्टम की इनिशियल पोजिशन में पी वन वी वन इक्वल टू एन आर टी वन, ओके, और फाइनल पोजिशन में इट इज पी एफ वी एफ इज इक्वल टू एन आर टी एफ. बट सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट पी वन इज इक्वल टू पी एफ इज इक्वल टू पी, तो मैं इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ पी, एंड व्हाट डू आई गेट, पी इंटू डेल्टा वी विल बी इक्वल टू एन आर इंटू डेल्टा टी, दैट इज टी एफ माइनस टी वन इज डेल्टा टी. सो दिस इज वॉट आई गेट इट. दैट मीन्स इन नट शेल द वर्क डन पी डेल्टा वी I can use it nr delta t in terms of the temperature. That means जो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन में वर्क डन I can replace like by nr delta t. Now ये जो वर्क डन हुआ है सिस्टम में, वर्क डन इज एट द एक्सपेंसेस ऑफ व्हाट, एट द एक्सपेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी. दैट मीन्स अगर मैं इसको देखूँ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को, तो अगर मैं इसमें अगर देखता हूँ कि बिकॉज द इंटरनल एनर्जी इज कमिंग डाउन, सो मुझे पता है कि इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है फॉर आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी. सो इस इक्वेशन में अगर डेल्टा यू डिक्रीज हो रहा है तो नेचुरली डेल्टा टी ऑल्सो विल डिक्रीज, और जब डेल्टा टी दैट मीन्स डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग वॉल्यूम इस इक्वेशन में मैं रखूँ जो आइडियल गैस इक्वेशन है, तो दैट मीन्स पी विल कम डाउन. सो P को मुझे कांस्टेंट रखना है. सो टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्रोवाइड अ थर्मल एनर्जी. सो दैट मीन्स थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आई विल यूज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच टेल्स मी दैट Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. सो दैट मीन्स व्हेन आई गिव द थर्मल एनर्जी यू विल फाइंड द प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर आई विल चेंज. सो व्हाट इट टेल्स मी दैट thermal energy which I provide will be used for the changing the internal energy plus doing the work done on the system. So अभी मैंने जैसे साथ साथ आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ, जैसे इस इक्वेशन से मुझे क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि दैट मीन्स इन एन आइसोबारिक प्रोसेस internal energy changes since the temperature changes. From this equation I can say that because the work has to come from the internal energy, so the temperature has to change by this equation. So therefore I can say that in an isobaric process internal energy changes since the temperature changes. That's number one. And number two, from this equation I can say that the heat absorbed by the gas goes partly to increase the internal energy and partly used for doing the work on the system. So now ये जो डेल्टा यू की जो इक्वेशन है, इसको मैं अगर इन टर्म्स ऑफ द गैस कांस्टेंट रखना चाहूँ तो कैसे रख सकता हूँ मैं, देयर आर टू वे. अगर मान लीजिए मैं मोनो एटॉमिक गैस लेकर के अगर चलता हूँ, उससे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो आई नो फॉर ए मोनो एटॉमिक गैस सी वी इज इक्वल टू 3/2 R.
सो आई कैन रिप्लेस दिस CV एज ए 3/2R और डेल्टा U की जगह आई कैन पुट दिस वैल्यू और W की जगह आई हैव ऑलरेडी डिराइव्ड दिस NR डेल्टा T, आई कैन पुट दिस NR डेल्टा T। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं NCV डेल्टा T रखूँ, मान लीजिए अगर आप CV की वैल्यू नहीं रखना चाह रहे हैं, NCV डेल्टा T अगर यहाँ रखते हैं तो आप देखेंगे क्या N डेल्टा T कॉमन आ जाएगा एंड व्हाट यू विल गेट इज CV प्लस R। और मुझे पता है बिकॉज CP माने CV इज इक्वल टू R, सो CP इज इक्वल टू CV प्लस R, सो आई कैन पुट इन प्लेस ऑफ दिस व्हेन आई कंबाइन आई कैन पुट NCP। और फ्रॉम दिस इक्वेशन जब मैंने अगर वो यूज़ किया था द मोनोएटॉमिक गैस, तो बाय दैट इक्वेशन व्हेन आई ऐड देम it is equal to 5/2 NR delta T, that means in this equation CP will be equal to 5/2 R। so दोनों अप्रोचेज है आपको समझने के लिए। so ultimately what I am trying to say is that the Q will be equal to 3/2 NR delta T plus NR delta T, when you add up it will be equal to 5/2 NR delta T from this equation, because इस इक्वेशन से हमने क्या डिराइव किया, we have derived this equation Q is equal to NCP delta T, okay, where CP is equal to 5/2R। अगर आप उसको मोनो एटॉमिक गैस के हिसाब से कैलकुलेट करें तो, और या अगर आप इस हिसाब से कैलकुलेट करें तो इट विल बी द CP, बिकॉज एज आई टोल्ड यू CP माइनस CV इज इक्वल टू R। Now from this equation you can draw another conclusion that for a given amount of heat, the change in temperature is determined by the specific heat capacity of a gas at a constant pressure Cp. This means delta T will be determined by the Cp. So these are the three conclusion you can draw। और सिस्टम की जो प्रोसेस इक्वेशन अगर है तो बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट तो आई कैन से V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट और V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। एक और मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि अगर मेरे को डेल्टा U और W के बीच में रिलेशन निकालना हो, हाउ मच एनर्जी आई कन्वर्टिंग इनटू द वर्क, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि आई नो डेल्टा U इज इक्वल टू 3/2 NR डेल्टा T। ये मैंने डेल्टा T की जगह रखा था, दिस आई हैव पुट इट हियर, ओके। और मुझे पता है कि NR डेल्टा T, ये NR डेल्टा T वाज इक्वल टू द वर्क डन W, सो आई कैन से द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 W, ओके। दैट मीन्स Q will be equal to in this equation, if I put it in this equation, delta U की जगह अगर मैं 3/2 W रखूँ plus W, so it will be equal to 5/2 W। Now अब आप इस इक्वेशन में देखिए, क्योंकि डेल्टा V is increasing, so delta V is always greater than 0, delta V is always greater than 0, that means W is always greater than 0। और मैं अगर ये देखता हूँ इस इक्वेशन में when W is greater than 0, so that means Q will be always greater than 0, that means energy will always flow into the gas, or in other word I can say that it is impossible for the gas to exhaust the thermal energy। this is important statement जो आपको बाद में कभी काम आएगा ये। so what it is telling that all the energy which is given to the system under constant pressure will be used for increasing the internal energy plus the work done। now as an example for this isobaric process, you can say boiling water in an open vessel or freezing of water to ice are the example, because आप देखिए कि जब आप पानी को बॉईल करते हैं हीट एनर्जी प्रोवाइड करके, सो जैसे जैसे आपका हीट एनर्जी आप देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और जब टेम्परेचर जब 100 डिग्री पहुंच जाएगा, तो जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच जाएगा, नाउ टेम्परेचर कैन नॉट इंक्रीज, सो व्हाट विल हैपन, जब आप इसको एनर्जी देंगे तो because of the intermolecular forces there will be a phase change, that means some of this water molecule will be converted into the steam and they will go in the atmosphere। so आप देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, this is working against the atmosphere, so there is a work done by the system, that means by the water vapor, there is a work done by the water vapor against the atmosphere, so there is a work done, so internal energy will be used here and the volume is also expanding। so this is an example, but the vessel has to be open, so this is an example of this isobaric process। or similarly will apply on the freezing of the water to the ice। now this is all about the isobaric process। I close it here। और my two advice, आपको कोई नई चीज़ नज़र आई है तो आप उसको नोट करिए and subscribe my channel। thank you।